मैं आज एक नए शख्स के साथ जा रही थी। वो मुझसे बातें कर रहा था लेकिन मैं सिर्फ हाँ में जवाब दे रही थी। अरे यार मुझसे कुछ बोलो, क्या गूंगों की तरह सर हिलाए जा रही हो? लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। बाकी रास्ता इसी तरह वो खामोश रहा और मैंने म्यूजिक सुनते हुए सफ़र किया। पौने घंटे की ड्राइव के बाद हम शहर से बाहर एक फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचे। इरशाद ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अंदर से एक शख्स बाहर निकला जो हुलिये से ही मुलाजिम लग रहा था। इरशाद की गाड़ी देखकर इसने फौरन अंदर जाकर गेट खोला और इरशाद ने गाड़ी अंदर जाकर रोकी। हम गाड़ी से उतरे। फार्म हाउस काफी बड़ा लग रहा था। एक तरफ कमरे बने हुए थे और सामने एक बड़ा मैदान था जिसमें घास अलिफाग हुई थी। किनारों पर फलदार पेड़ भी नजर आ रहे थे। एक तरफ बच्चों के लिए झूले और एक बड़ा स्विमिंग पूल भी था। इरशाद ने मुझे फार्म हाउस का जायजा लेते देखा और बोला, मोहतरमा, अगर फार्म हाउस का जायजा ले लिया हो तो अंदर चली। इसकी बात सुनकर मुझे होश आया और मैं इसके साथ चल पड़ी। शाम के साए गहरे होने लगे थे और हल्का सा अंधेरा फैल रहा था। हम कमरों की जानिब बढ़े। मुलाजिम ने आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाज़ा खोला। हम अंदर दाखिल हुए। ये एक बड़ा सा हाल था जिसके एक तरफ 3 कमरे बने हुए थे और एक तरफ किचन था। हाल में खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई थीं और सोफे भी रखे हुए थे। इरशाद एक कमरे की जानिब बढ़ा और मैं इसके साथ चलती हुई अंदर दाखिल हुई। कमरा बेडरूम की तरह सजा हुआ था जिसमें एक बड़ा सा बेड रखा हुआ था और एक तरफ सोफा भी था। एक जानिब वॉशरूम था। कमरे में हल्की रोशनी थी और एयर कंडीशनर की वजह से काफी ठंडक थी। सामने दीवार पर एक बड़ी एलईडी भी लगी हुई थी। अंदर दाखिल होते ही इरशाद वॉशरूम में चला गया और मैं बेड के किनारे पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद इरशाद वॉशरूम से निकला, मेरे करीब आया और बोला, अगर वॉशरूम जाना है तो चली जाओ, मैं तब तक खाने का देखता हूँ। अंदर तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, वो पहन लो। इसकी बात सुनकर मैं वॉशरूम चली गई। क्या वॉशरूम था, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। एक बड़ा सा बाथटब था। सामने दीवार पर छत तक बड़ा आईना लगा हुआ था। शेल्फ पर रंग बरंगे साबुन पड़े हुए थे। अंग्रेजी तर्ज का कमवुड भी था। एक तरफ दीवार पर कपड़ों के लिए हैंगर लगा हुआ था जिस पर इरशाद के कपड़ों के साथ एक सफेद रंग की नाक थी। मैंने वो पहन ली जो आगे से खिली थी और नीचे तक आ रही थी। मैंने बेल्ट बांधा और वॉशरूम से बाहर निकल आई लेकिन अपने चेहरे पर निकाब लगाना नहीं भूली। बाहर निकलते ही देखा कि इरशाद सोफे पर सिगरेट पी रहा था। सामने रखी मेज पर बोतल बर्फ और कुछ नमकीन वगैरह पड़े थे। 2 गिलास भी रखे थे। इरशाद ने मुझे देखकर कहा, वाह क्या बात है, आओ मेरी रानी, तुम्हें जाम सेहत पिलाएं। ऐसी बात नहीं थी कि सिगरेट और शराब मेरे लिए नए थे, क्या मैंने इससे पहले ये सब न किया हो, लेकिन इस तरह एक अजनबी के साथ यूं पीना मेरे लिए मुश्किल था। फिर ख्याल आया कि जब इस फील्ड में कदम रख ही दिया है तो ये सब तो अब करना ही होगा। मैं एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके साथ सोफे पर जा बैठी। जान मन अब जाम भी बनाओ, चाहे मैं खुद ही तकलीफ करूं, इरशाद ने कहा। मैंने मुस्कराकर उसकी जानिब देखा। वो समझ गया। इसने मेज पर रखी बोतल उठाई और मुझे दी, साथ ही एक गिलास अपने हाथ में उठा लिया। मैंने बोतल का ढक्कन खोला और गिलास में डालने लगी। जब आधा गिलास भर गया तो इसने कहा, बस। फिर इसने मुझे बर्फ डालने को कहा और साथ रखी सोडा की बोतल से सोडा भी डालने को कहा। मैंने गिलास में बर्फ डाली, थोड़ा सा सोडा डाला और गिलास इसके हाथ से लेकर उसके होंठों से लगा दिया। इरशाद ये देखकर मुस्कुराया। इसी दौरान कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इरशाद की गोद से उठने लगी लेकिन इसने हाथ का दबाव डालकर मुझे रोक दिया और बोला, आ जाओ। दरवाज़ा खुला और वही मुलाजिम हाथ में खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुआ। मैं इस वक्त इरशाद की गोद में ही बैठी थी। मुझे मुलाजिम के सामने शर्मिंदगी हो रही थी लेकिन क्या करती, मजबूर थी। मुलाजिम ने खाने का सामान मेज पर रखा, एक नज़र मेरी जानिब डाली और एक तरफ खड़ा हो गया। ठीक है तुम जाओ, वो इरशाद ने कहा। मुलाजिम बाहर चला गया। फिर इरशाद ने मुझे अपनी गोद में बिठाए ही खाना शुरू करने को कहा। खाने में मटन कड़ाही कबाब, नान और खीर थी जो यकीनन होटल से मंगवाई गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी झिझक दूर होती जा रही थी और मैं खिलकर बात करने लगी। इरशाद ने मुझे खड़ा किया और बोला, चलो बाहर जरा सी वॉक करके आते हैं। इसने मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आया, जहां वही मुलाजिम किचन के दरवाजे के सामने खड़ा था।
हमें देखकर वो हमारे पास आया। इरशाद ने इसे कहा, खाने के बर्तन उठा दो। वो कमरे की जानिब बढ़ गया और हम दोनों फार्म हाउस में घूमने लगे। जगह जगह लाइट्स लगी होने की वजह से काफी रोशनी थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अपनी उम्र से कई गन्ना बड़े सांड जैसे मर्द के साथ, जो मेरे लिए अजनबी था, इसके फार्म हाउस में घूमना मुझे अजीब लग रहा था। मैं जो एक जागीरदार घराने की इकलौती लड़की थी, महज अपने शौक के तौर पर इस खेल में शामिल हो चुकी थी। न जाने मेरा अंजाम क्या होना था, लेकिन फी हाल में सब भूलकर उन लम्हात को एंजॉय कर रही थी। मज़े की बात यह कि अब तक मेरी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। इरशाद भी खामोश था। हम दोनों हाथों में हाथ दिए किसी प्रेमी जोड़े की तरह फार्म हाउस घूम रहे थे। पूरा फार्म हाउस घूमने के बाद इरशाद ने मुझे एक लकड़ी की कुर्सी पर, जो वहां रखी हुई थी, बैठने को कहा। इसके बाद वो मुझ पर टूट पड़ा और मेरा बुरा हाल कर दिया। कुछ देर बाद इरशाद मेरे ऊपर से उठा। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। इरशाद ने मुझे कंधे से हिलाकर कहा, क्यों रानी, सारी रात यहाँ ही पड़े रहने का इरादा है किया? पिक्चर अभी बाकी है। मैं गिरती पड़ती उठी, लेकिन इरशाद ने मुझे पहले ही उठा लिया था और कहा, उनका अब क्या फायदा जब अंदर जाकर फिर उतारने ही है। मैंने कहा, कोई देख ले तो, लेकिन इरशाद ने मेरी एक ना सुनी और मेरा हाथ पकड़कर अंदर की तरफ चल दिया। जब हम बेडरूम के पास पहुंचे तो वही मुलाजिम वहां खड़ा था। इसे देखते ही मैंने खुद को इरशाद के पीछे छुपा लिया। इरशाद ने यह देखकर कहकहा लगाया और कहा, अरे इससे क्या शर्माना, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा, तुम बेफिक्र रहो। इसने मुझे खींचकर अंदर ले गया और जाते जाते मुलाजिम को कहा, तुम जाकर सो जाओ, सुबहाना। मेरे मुंह पर निकाब अभी भी मौजूद था, जिससे कम अज कम यह हुआ कि वो मुलाजिम मेरा चेहरा नहीं देख सका। अंदर आकर इरशाद सोफे पर बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, इसने एक झटके से मेरा निकाब उतारकर फर्श पर फेंक दिया। चेहरा छुपाने का क्या फायदा? हमने अख्तर बाई से इसका में पढ़ने से पहले जो शराइत रखवाई थी, वो सब आज इरशाद ने तोड़ दी थी। मैंने इससे कहा, प्लीज इस बारे में किसी को कुछ न बताना, खास तौर पर अख्तर बाई को। इसने कहा, बेफिक्र रहो, यहाँ की बात कभी बाहर नहीं जाएगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैंने 2 जाम बनाए, एक से इरशाद को पिलाया, फिर खुद भी पीने लगी। इरशाद ने सिगरेट सुलगाया और मेरे मुंह से लगा दिया। एक जाम पीने और सिगरेट खत्म करने के बाद इरशाद ने मेज की दराज से एक गोली निकालकर निगल ली। मैं अपनी सांस दुरुस्त कर रही थी। इरशाद सामने सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। कुछ देर बाद इसने पूछा, मेरी रानी कैसी हो? कुछ खा पी लो। ये कहकर वो उठा और चला गया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी, जिसमें दूध के साथ कबाब और कुछ स्नैक्स रखे थे। चलो उठकर सफाई करते हैं, फिर हल्का फुल्का खाकर दोबारा से काम शुरू करेंगे। ये सुनकर मैं एक बार फिर डर गई। हिम्मत करके वॉशरूम चली गई। हमने हल्का फुल्का खाया और एक एक गिलास दूध पिया, जिससे मुझे कुछ जान आई। मैंने इरशाद से कहा, मुझे नींद आ रही है, थक गई हूं, लेकिन इसने मेरी बात अनसुनी कर दी और कहा, रानो, यहाँ तुम्हें सोने के लिए नहीं लाया। इसने मेरे सर के पीछे हाथ रखा और कहा, चल शाबाश, इस शेर को तैयार कर आ। रात के 3 बज गए थे। इरशाद बेड पर लेट गया और कुछ देर बाद उसके खर्राटे गूंजने लगे। मैं भी इसके बराबर में लेट गई और कुछ देर बाद आंख लग गई। न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर इरशाद ने मुझे गोद में उठाकर बाहर ले आया और सीधा स्विमिंग पूल में जा घुसा। मैं इससे पहले कभी स्विमिंग पूल में नहीं नहाई थी। बस गांव में अपनी जमीनों पर कभी कभार ट्यूबवेल पर नहाने का तजर्बा था। रोशनी फैल चुकी थी। पूल का ठंडा पानी जिस्म पर पड़ते ही दर्द बढ़ गया। इरशाद ने मुझे गोद में उठाए पूल में घुसा और दरमियाने लाकर खड़ा कर दिया। पानी मेरे कंधों तक आ रहा था। मैंने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। वो इरशाद ने कहा, जा, मन में किस लिए हूं? इसने मेरे सर को पकड़कर पानी में दबाया और डुबकी दी। मेरी सांस रुकने लगी और खांसी आ गई। हम पूल में चल रहे थे कि वही मुलाजिम आ गया। मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने खुद को इरशाद के पीछे छुपाना चाहा, क्योंकि रात को मेरा मास्क भी उतर चुका था। लेकिन अब क्या फायदा? मुलाजिम ने गौर से मेरी जानिब देखा और इरशाद से नाश्ते का पूछने लगा। इरशाद ने कहा, हाँ, नाश्ता तैयार करो, हम भी आते हैं। मुलाजिम चला गया और इरशाद ने मुझे पूल के किनारे पर लाकर सीढ़ियों पर बिठा दिया। ये मेरे लिए एक नया तजर्बा था। मैंने कहा, नहीं, अब नहीं करना। लेकिन इरशाद ने मेरी एक ना सुनी।
कुछ देर बाद मुलाजिम आया और बोला, साहिब नाश्ता तैयार है। इरशाद ने कहा, बस नहा कर आते हैं, फिर नाश्ता लगा दो। इरशाद उठा और मुझे अंदर बने वॉशरूम में ले गया, जहां हम दोनों ने मिलकर नहाया। फिर मैंने अपना ड्रेस पहन लिया और निकाब भी गिले में लटका लिया, लेकिन इसे मुंह पर नहीं रखा। बाहर आए तो इरशाद ने बैल बजाकर मुलाजिम को बुलाया और कहा, नाश्ता लगा दो। कुछ देर बाद नाश्ता लग गया। इस दौरान इरशाद मेरे साथ हल्की फुल्की मस्ती करता रहा। जान मन कैसा लगा मेरे? इसने पूछा। मैंने हल्का सा मुक्का इसके सीने पर मारते हुए कहा, मजा तो आया। वो इरशाद बोला, इसका तो काम ही यही है। मैंने कहा, जी बिल्कुल, भले अगले की जान ही निकल जाए। फिर हम वहां से निकले। मैंने निकाब एक बार फिर ओढ़ लिया था। इरशाद मुझे अख्तर बाई की कोठी पर छोड़ गया, जहां सिर्फ चौकीदार जाग रहा था। मैं अंदर आकर एक बेडरूम में घुस कर सो गई। 10 बजे के करीब अख्तर बाई ने मुझे जगाया और नाश्ते का पूछा। मैंने बताया कि नाश्ता तो करके आई हूं, बस चाय पीऊंगी। फिर हमने चाय पी और अख्तर बाई ने ड्राइवर को फोन कर दिया, जो कुछ देर बाद मुझे ले गया। घर आकर मैं सो गई। ना ड्राइवर ने मुझसे रात के बारे में कुछ पूछा, ना मैंने कुछ बताया। दोपहर को ड्राइवर ने मुझे जगाया और खाने का पूछा। मुझे भूख लगी थी। हमने बाहर से खाना मंगवा कर खाया। खाने के बाद ड्राइवर ने छेड़ते हुए कहा, रुखसार अब तो तुम पराई हो गई हो। 1-2 दिन सब्र करो, जब तक सीट हो जाओगी। मैंने कहा, मत पूछो, किया नहीं हुआ। सत्यानाश हो गया एक रात में। वो ड्राइवर ने इस्तफसार किया, वो कैसे? मैंने कहा, वो ऐसे कि रात किसी इंसान के साथ नहीं, एक जंगली वहशी दरिंदे के साथ थी। अब 2-3 दिन लगेंगे सीट होने में। वो ड्राइवर बोला, ये रास्ता भी तो तुमने खुद ही चुना है, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, हाँ ठीक कहा, लेकिन एक बात है यार, रात मज़ा भी बहुत आया। वो ड्राइवर ने कहा, तो फिर क्या ख्याल है, तुम्हें मुस्तकिल लगा दिया जाए? इसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट हुई। इसे खामोश और परेशान देखकर ड्राइवर हंसा और बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, मेरी जान आई। इसमें कोई शक नहीं था कि ये रास्ता हमने अपनी मर्जी से शौकिया चुना था, लेकिन मुस्तकिल इस धंधे में पड़ने का मतलब मैं खूब जानती थी। मैंने भी हंसकर बात टाल दी। अगले 2-3 दिन मैंने मुकम्मल आराम किया, क्योंकि तीसरे दिन मुझे वक्फा शुरू हो गया और अगले 5 दिन मजीद आराम मिल गया। एनी को मैंने इरशाद के हवाले से कुछ नहीं बताया, ना ही ड्राइवर ने कुछ कहा। ड्राइवर ने कामरान और जावेद को फोन करके बताया तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम आ जाएंगे। दूसरे दिन मैंने खास तौर पर नहाया सफाई की। रात 8 बजे कामरान, सायरा, जावेद और एनी भी आ गए। ड्राइवर ने खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना आने तक सब ने एक एक जाम पिया जो जावेद लाया था। बस फिर शो शुरू हो गया। हम सब बुरी तरह थक चुके थे और आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। ड्राइवर ने सबको सोने को कहा। मैं ड्राइवर के साथ वहीं बेड पर सोने को लेट गई, जबकि वो चारों साथ वाले बेडरूम्स में चले गए। सुबह मेरी आंख खिली तो 10 बज रहे थे। मैंने साइड पर देखा तो ड्राइवर गायब था। मैंने सोचा वॉशरूम में होगा, लेकिन जब वॉशरूम की तरफ नजर गई तो दरवाजा खुला था। मतलब ड्राइवर बाहर हाल में था। मैं अभी नींद में ही थी कि एकदम मेरे कानों में आवाज पड़ी। जब मैं उठकर हाल में आई तो देखा कि एनी और ड्राइवर मसरूफ थे। मैंने कहा, ठीक है, लगे रहूं, मैं नाश्ता बनाती हूं, जब तक बाकी लोग भी उठ जाएं। मैं किचन में गई और चाय का पानी रख दिया। अभी मैं वहीं खड़ी थी कि जावेद अंदर दाखिल हुआ। मुझे किचन में देखकर वो आगे बढ़ा। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम्हें भी ड्राइवर की तरह जोश आ गया? मैंने चाय का पानी देखा तो वो सूख चुका था। मैंने चूल्हा बंद किया और वॉशरूम चली गई, जहां नहाने लगी। नहाकर मैंने कपड़े पहने और दोबारा जाकर नाश्ता बनाया। नाश्ते के दौरान सबकी एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ जारी रही। फिर वो चारों अपने घरों को निकल गए और ड्राइवर भी मुझे साथ लेकर मार्केट निकल गया, जहां से हमने हफ्ते भर के लिए सब्जी, गोश्त वगैरह खरीदा। दिन को मैंने खाना बनाया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि बाहर गेट की बेल बजी। ड्राइवर ने जाकर गेट खोला तो बाहर फाइक भाई की गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने बड़ा दरवाजा खोल दिया। फाइक भाई अंदर आ गए। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई। फाइक भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बैठ गए। हमने उनसे खाने का पूछा तो वो मना करने लगे कि मैं खाना खा कर आया हूं। फाइक भाई का यूं अचानक गांव से आना हमारे लिए कोई परेशानी का बाइस नहीं था। वो अक्सर ऐसे ही बना बताए आ जाया करते थे। हम दोनों ने खाना खाया।
खाने के बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई। चाय के दौरान फायक भाई ने बताया कि वो एक काम से शहर आए थे, तो सोचा मिलता चलो नूनगुना। उन्होंने मुझसे पूछा कि गांव जाने के लिए तैयार हो। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। फायक भाई ने यूं मुझे ड्राइवर की तरफ देखते हुए पूछा, इसकी तरफ क्या देख रही हो? इसके लिए खाना पकाने वाला नहीं है। मेरी बात सुनकर फायक भाई ने कहा, कोई नहीं, कुछ दिन होटल से खा लेगा। तुम चलो गांव, कुछ काम भी है तुमसे। मैंने कहा, जी ठीक है। फिर हम दोनों बहन भाई गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में भाई के साथ हल्की फुल्की बातें हुई। शाम को हम गांव पहुंचे। मैं काफी दिन बाद आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी हवेली, खेत, ट्यूबवेल, खिली फिजा सब भला लग रहा था। रेशमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वो पहले से ज्यादा मोटी लग रही थी। बाद में पता चला कि वो उम्मीद से है और 8वां महीना चल रहा है। रेशमा अब सिर्फ हवेली के कामों की निगरानी करती थी क्योंकि इसकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती थी। रात को मुझे अम्मा के बेडरूम में अकेले सोना पड़ा। बहुत दिनों बाद अकेले हवेली में सोने से डर भी लग रहा था और साथ ज़हन पर यादों का बोझ भी था। मुझे माँ और अब्बा याद आ गए। पहले वाली सीधी साधी रुखसार जो ज़माने की ऊंच नीच से नावाकिफ थी, लेकिन उन चंद सालों ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया था। बीते दिन आंखों के पर एक एक करके गुजरने लगे। मैं लेटी सोच रही थी कि आगे इस सब का अंजाम क्या होगा। साथ ही फायक की बात याद आ गई कि काम है जरूरी, गांव चल लो। इस उधेड़ बिन में नींद की वादियों में जा खोई। सुबह आंख खिली तो 7 बज रहे थे। काम वाली आ चुकी थी। रेशमा भी उसके साथ थी। उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। नाश्ता करके मैं कुछ देर हवेली में ही घूमती रही। फिर रेशमा को साथ लेकर गांव के दौरे पर निकल गई। फायक तो अभी भी रात को डेरे पर ही होता था, इसलिए इसका मुझसे आमना सामना नहीं हुआ। दिन को खाने के वक्त हम चाय पर वापस आए। खाना खाकर मैंने कुछ देर आराम किया। फायक भी आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, अम्मा और अब्बा तो अब रहे नहीं। मैं दोनों का बड़ा हूं, लिहाजा मैं तुम्हें इसलिए गांव लाया हूं कि तुम्हारे साथ कुछ बात कर सको। देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी की उम्र है, लेकिन मसला यह है कि खानदान में तुम्हारे बराबर का कोई लड़का मौजूद नहीं। इसलिए मैंने रवायत से हटकर फैसला किया है कि तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं और तुम शहर में अपनी पसंद की शादी कर सकती हो। मैं फायक भाई की बात सुनकर रोने लगी। हमारे खानदान ने आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि लड़की को जायदाद में हिस्सा दिया जाए, ऐसे पसंद की शादी करने की इजाजत दी जाए। लेकिन फायक भाई ये रवायत तोड़कर एक नया रिवाज डाल रहे थे। मैंने बस इतना कहा, जैसे आपकी मर्जी भाई। फायक भाई ने पूछा, तुम्हें कोई पसंद है? मैंने कहा, नहीं। इस पर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और अंदर गए। जब वापस आए तो उनके हाथ में एक फाइल थी जो उन्होंने मुझे दी। रुखसार, ये तुम्हारी जायदाद के कागजात हैं, उन्हें संभाल कर रखना। अब जब शहर जाओ तो अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना, मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगा। मैंने कहा, जी भाई ठीक है, आपके होते मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। फायक भाई ने कहा, रुखसार हम दुश्मनदार लोग हैं, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। मैंने ड्राइवर के नाम भी उसके हिस्से की जायदाद करवा दी है और उसके अकाउंट में रकम भी मुंतकिल कर दी है। मैं अपनी फाइल उठाए अंदर अपने बेडरूम आ गई। अगले 3-4 दिन ऐसे ही गुजरे। फिर मेरा अंकल सत्तार से मिलने का दिल चाहा। काफी दिन हो गए थे उनसे मिले हुए। सोचा इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी और काम भी बन जाएगा। मैंने एक शाम फायक भाई से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन ड्राइवर मुझे अंकल सत्तार के घर छोड़ गया। घर पर नसीम आंटी थी। अंकल सत्तार शहर गए हुए थे। मुझे देखकर आंटी बहुत खुश हुई और बोले, हाय रुखसार, तुम तो शहर जाकर हमें भूल ही गए। ना कोई फोन ना मुलाकात, बहुत बेवफा हो तुम। आंटी का गला बजा था। मैंने माजरत की और हम ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। आंटी ने बताया कि वो और अंकल सत्तार मुझे बहुत याद करते हैं। मैंने आमिर और नबीला बाजी का पूछा तो उन्होंने बताया कि सब ठीक हैं और मुझे याद करते हैं। मैंने शरारत करते हुए आंटी को आंख मारी और कहा, मुझे याद करते हैं या मेरी को? आंटी मेरी बात सुनकर हंस दें और बोले, तुम शहर जाकर पहले से ज्यादा निखर भी गई हो और होशियार भी हो गई हो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। मैंने कहा, रहने दें, अपना ही घर है, कौन सा पहली बार आई हूँ,
लेकिन आंटी ने मेरी एक ना सुनी और किचन चली गई। मैंने कुछ देर वहीं बैठकर टीवी देखा, फिर किचन में चली गई जहां आंटी दिन के खाने का इंतजाम कर रही थी। मैंने उनके मना करने के बावजूद उनका हाथ बटाया। खाना बनाने के बाद नसीम आंटी ने अंकल सत्तार को फ़ोन किया और वापसी का पूछा कि कब तक आएंगे। उन्होंने अंकल को बताया कि उनके लिए घर में एक सरप्राइज़ है। अंकल ने पूछा क्या, लेकिन आंटी ने कहा जब आओगे तो देख लेना, मैं नहीं बताऊंगी। अंकल ने बताया कि वो रास्ते में हैं और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। नसीम आंटी ने मुझसे कहा आज रात यहीं रुकना, मैं आमिर और नबीला को भी बुला लेती हूँ। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अंकल भी पहुंच गए। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी वो बोले अच्छा, तो ये था वो सरप्राइज़ जिसका नसीम ने जिक्र किया था। ये तो बहुत मज़े का सरप्राइज़ है।